और स्वागत है आपका भूतों की उस दुनिया में जहां चीखें भी डर के मारे चुप हो जाती है। यह है भूत की कहानी 33, एक ऐसा स्थान जहां हर रात एक नई रूह अपने डर की दास्तान सुनाने आती है। एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी जाने से डरती है, और एक ऐसी खामोशी जहां हर साया कुछ कहता है। तो अगर आप हिम्मती हैं और सच्चे डर से मिलने की चाह रखते हैं, तो दरवाजा बंद कर लीजिए, पर्दे गिरा दीजिए और अपने बिस्तर में इस तरह लिपट जाए जैसे कोई आपको छू न सके, क्योंकि अब आप प्रवेश कर चुके हैं उस जगह जहां से लौटकर कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सांसें धीमी कर लो, दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि अब शुरू होती है सच्ची, डरावनी, रूहानी कहानी। भूत की कहानी 33 में, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। मुझे नहीं पता ये कहानी मैं आप तक कैसे पहुंचा रहा हूं, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि मैं आज भी जिंदा हूं या नहीं, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन अगर तुम मेरी आवाज सुन पा रहे हो, तो समझ लो कि मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। नाम मेरा नूर है, और ये कहानी है मेरे और मेरे 4 सबसे करीबियों की, जिनके साथ मैंने एक पार्टी प्लान की थी। लेकिन वो पार्टी कब मातम बन गई, कब मौत की पुकार बन गई, ये हमें पता ही नहीं चला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि YouTube जैसी चीज जो लोगों के सपने पूरे करती है, वो एक दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुस्वप्न भी बन सकती है। बात उस वक्त की है जब मेरा दोस्त फैजल, जो मेरी तरह YouTube पर मेहनत करता था, एक दिन अपने चैनल की कमाई से एक चमचमाती सफेद गाड़ी लेकर आया, मारुति स्विफ्ट, बिल्कुल उसके सपने जैसी। और उस दिन उसके घर में खुशियों का मेला था। माँ बाप, भाई बहन, सबकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर गर्व। मैं, फैजल, सौरभ, छोटू और निधि, हम 5 दोस्त, हम सब ने साथ में इतने साल गुजारे थे। हंसी मजाक, कॉलेज, लड़ाइयां, सब कुछ साथ देखा था। जब फैजल ने हमें फोन करके कहा, भाई पार्टी करनी है, गाड़ी आ गई है, सपनों वाली जिंदगी शुरू हो गई, तो हम सब ने बिना एक पल गंवाए हामी भर दी। प्लान बना कि हम लोग गाड़ी से एक साइलेंट, हरा भरा जंगल है, रोहगांव घाटी, वहां चलेंगे जहां कोई शोर नहीं, कोई बंदिश नहीं, बस हम, म्यूजिक, खाना और खुली सड़कें। रविवार की दोपहर हम सब ने अपनी अपनी बैग्स पैक की, स्पीकर, बियर की बोतलें, कुछ चिप्स, मोबाइल चार्जर और फैजल की गाड़ी की चाबी। सब कुछ तैयार था। हमने तय किया कि रात वहीं रुकेंगे, सुबह निकलेंगे वापस। शुरू के कुछ घंटे तो सपनों जैसे थे। गाड़ी के अंदर गाना चल रहा था, सावन में लग गई आग। निधि खिड़की से हवा में हाथ बाहर निकालकर झूम रही थी। सौरभ बियर खोलकर पीछे बैठे छोटू के ऊपर गिरा रहा था, और मैं बस इस लम्हे को कैमरे में कैद कर रहा था। सोच भी नहीं सकता था कि ये वीडियो मेरी यादों की आखिरी निशानी बन जाएगा। रास्ते में एक बाबा दिखे, सड़क के किनारे। वो एक टूटी हुई झोपड़ी के पास बैठे थे, हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। हम सब हंसे, और सौरभ बोला, बाबा शायद लिफ्ट मांग रहे हैं, जंगल के बीच कोई भीख थोड़ी देता होगा। हमने गाड़ी तेज कर दी और बाबा हमारी आंखों से ओझल हो गए, लेकिन उस पल हमें नहीं पता था कि वो बाबा हमें किसी अनदेखे अंधेरे से रोकना चाह रहे थे। शाम के 7:30 बजे सूरज डूब चुका था। जंगल की हवा में अब ठंडक और अजीब सी खामोशी थी। मोबाइल नेटवर्क धीरे धीरे गायब हो रहा था, और जैसे ही फैजल ने गाड़ी रोकी, निधि ने कहा, यहाँ बहुत सुकून है ना, चलो यहीं रुकते हैं, पार्टी यहीं जमाएंगे। हमने बोनफायर जलाया, म्यूजिक सिस्टम बाहर निकाला, नाचने गाने लगे, हंसी मजाक शराब। लेकिन एक चीज थी जो मुझे चोट रही थी, वो बाबा, उनका चेहरा, उनकी आंखें, जैसे उन्होंने कुछ देख लिया था हमारे साथ, कोई अनहोनी। मैंने बातों में ध्यान भटकाया, सब खुश थे, हम जंगल के बीचों बीच थे। लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, जंगल का रंग बदलने लगा। अब वो सुकून नहीं था। अब हर पेड़, हर पत्ता जैसे हमसे कुछ कह रहा हो, कुछ छिपा रहा हो। और फिर निधि गायब हो गई। जब निधि गायब हो गई और जंगल बोलने लगा, हम लोग हंसी मजाक में मस्त थे। स्पीकर पर बीट्स गूंज रहे थे। फैजल अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठा, बियर की बोतल हाथ में घुमाते हुए डांस कर रहा था। छोटू और सौरभ जमीन पर बैठकर चिप्स खाते हुए मजे ले रहे थे, और मैं कैमरा पकड़े सब रिकॉर्ड कर रहा था। मैंने अचानक देखा कि निधि कहीं नहीं दिख रही थी। पहले लगा शायद पीछे झाड़ियों में गई होगी, शायद पेशाब करने या फोन करने। लेकिन फिर अचानक एहसास हुआ, फोन तो पहले ही बंद हो चुके थे, कोई नेटवर्क नहीं था। मैंने जोर से आवाज लगाई, निधि, ओ निधि।
कोई जवाब नहीं। सौरभ ने आंखें मिचमिचाते हुए कहा, अबे लड़की कहीं भाग गई क्या? कोई जानवर तो नहीं ले गया? और उसने जोर का ठहाका लगाया। लेकिन उस हंसी में वो डर छुपा हुआ था जो सबके चेहरे पर दिखने लगा था। फैजल ने गाड़ी की हेडलाइट ऑन की और इधर उधर टॉर्च लेकर निकल पड़े। हम चारों, मैं, फैजल, सौरभ और छोटू, हमने पेट झाड़ियों के पीछे देखा। पास की झील के किनारे तक गए, लेकिन निधि कहीं नहीं थी। अचानक छोटू चिल्लाया, भाई यहां देखो। हम दौड़कर पहुंचे और देखा, जमीन पर मिट्टी में किसी ने खुरच कर कुछ लिखा था। देसी हिंदी में बड़े गंदे खून से सने हुए अक्षर। ओपन कोट 3 बार बोले थे, मत आओ, अब एक एक करके जाओगे। क्लोज कोट। हम सब ठिठक गए। फैजल ने कांपते हुए पूछा, ये मजाक है क्या? मैंने कहा, कोई मजाक नहीं भाई, कुछ तो है इस जंगल में। अचानक हमारे पीछे से एक स्याह हवा का झोंका आया और ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी गर्दन को छू लिया हो। मैं कांप गया। फैजल बोला, गाड़ी में चलो, वापस चलते हैं, ये जगह ठीक नहीं है। हम सब भागे भागे गाड़ी के पास पहुंचे, लेकिन जैसे ही फैजल ने गाड़ी स्टार्ट करनी चाही, स्टार्ट नहीं हो रही थी। बैटरी बिल्कुल सही थी, सब कुछ चेक किया, लेकिन गाड़ी जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ ली हो। तभी घड़ी पर देखा, रात के 3 बजे थे। सौरभ धीरे से बोला, भाई यही तो वो टाइम होता है जब आत्माएं सबसे ज्यादा ताकतवर होती है। हम सब ने उसके मुंह पर हाथ मारा, चुप रह हरामी। तभी जंगल में गूंजती एक औरत की चीख सुनाई दी, जैसे कोई दर्द में तड़प रही हो। वो आवाज कोई आम आवाज नहीं थी, वो इंसानी नहीं थी। हम सब जड़ हो गए, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके मोबाइल से टॉर्च जलाई और उसी दिशा में बढ़ा। बाकी तीनों मेरे पीछे। हम कुछ ही दूर चले होंगे कि हमें एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखा, जिसकी छत आधी गिर चुकी थी और दीवारों पर जाले और सड़े हुए फूलों के हार लटके थे। उस मंदिर के अंदर से वो चीखें आ रही थी और अब वो चीखें हंसी में बदल रही थी। एक अजीब डरावनी खौफनाक हंसी, जैसी किसी पागल चुड़ैल की। हम सब कांपने लगे, लेकिन फैजल बोल पड़ा, अगर निधि अंदर है तो हमें देखना होगा, वो हमारी दोस्त है। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन अगर अंदर वो नहीं है तो? तभी मंदिर के अंदर से हमें निधि की आवाज सुनाई दी। ओपन कोट, नूर, फैजल, कोई हाओ, मैं यहां हूं। क्लोज कोट। हम चारों लगभग दौड़ते हुए मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन जैसे ही अंदर घुसे, एक भयानक झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने हमें खींच लिया हो। हवा का तूफान हमारे अंदर से निकल गया हो और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब आंखें खुली तो हम सब अलग अलग पड़े थे और निधि हमारे बीच खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और उसकी मुस्कान। ओपन कोट, वो निधि नहीं थी। क्लोज कोट। उसके गले पर काले धागों की माला थी, माथे पर राख लगी थी और उसके होंठों से खून टपक रहा था। उसने धीरे से कहा, ओपन कोट, मैंने कहा था ना, 3 बार मना किया था, बाबा ने भी रोका था, लेकिन तुम नहीं माने। अब हर रात एक और अगली सुबह कोई नहीं। क्लोज कोट। और इतना कहकर वो गायब हो गई। अबे ये क्या हो रहा है? ये सब सपना है क्या? मैंने सौरभ को देखा, उसकी सांसें तेज थी। छोटू एक कोने में बैठा कांप रहा था। तभी हमें वो बाबा फिर दिखे, उसी मंदिर के कोने में। उन्होंने कहा, ओपन कोट, मैंने रोका था बेटा, उस रास्ते पर मत जाना जहां आत्माएं खेलती है। ये जंगल जिंदा है, ये हर नए मेहमान को खा जाता है। क्लोज कोट। हमने उनसे हाथ जोड़कर पूछा, बाबा हमें बचा लो, हम यहां से निकलना चाहते हैं। बाबा बोले, ओपन कोट, निकालना है तो मंदिर की घंटी 3 बार बजाओ, लेकिन याद रखो, अगर तीसरी बार बजाने से पहले किसी ने देखा तो तुम यही रह जाओगे सदा के लिए। बाबा ने कहा था घंटी 3 बार बजाना, लेकिन तीसरी बार से पहले अगर किसी ने देख लिया तो तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। क्लोज कोट। उस वक्त हम चारों एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे, जैसे किसी ने हमारी जुबान काट ली हो। फैजल के होंठ सूख चुके थे, छोटू की आंखों से आंसू बह रहे थे और सौरभ के पैरों में इतनी थरथराहट थी कि जमीन पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या ये कोई सपना है, कोई प्रैंक है, या वाकई में मौत हमारे इतने पास खड़ी है कि उसकी सांसें हमारे गालों पर महसूस हो रही है। बाबा ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर मारी और कहा, अब ज्यादा वक्त नहीं है। अगर तुमने घंटे भर में ये काम पूरा नहीं किया तो ये जंगल तुम्हारा नाम भी निकल जाएगा और याद भी। हमने बाबा से पूछा, कौन है वो जो देख लेगा? निधि?
बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस पीछे मुड़कर अंधेरे में कहीं गायब हो गए, जैसे उनकी मौजूदगी कभी थी ही नहीं। हम चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फैजल ने कहा, जो भी हो, हमें ये घंटी बजानी ही होगी। निधि अब वही नहीं रही, वो जो भी बन गई है, अगर उसे रोकना है तो हमें ये करना ही पड़ेगा। मंदिर के अंदर एक पुराना घंटा लटका हुआ था, लोहे का, काई और खून से सना हुआ, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ तक नहीं था। लेकिन जब मैंने पहली बार उसे छुआ, मेरे हाथ में जलन हुई, जैसे किसी ने लाल अंगारे थमा दिए हों। लेकिन मैंने हिम्मत की और उसे पहली बार बजाया, धन्नन, उस आवाज के साथ जैसे पूरा जंगल थर्रा गया। हर पत्ता, हर डाल, हर जमीन की दरार से एक कराह निकली, जैसे इस जंगल की आत्मा को जगा दिया गया हो। हमने देखा, दूर से काली परछाइयां धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी थीं। फैजल ने कहा, दूसरी बार जल्दी बजा, जल्दी। मैंने दूसरी बार घंटा बजाया, धन्नन। इस बार जमीन हिलने लगी, मंदिर की दीवारों से धूल चढ़ने लगी, बाहर से जैसे कोई जानवरों की झुंड दहाड़ते हुए मंदिर की तरफ दौड़ रहा हो। छोटू ने जोर से चिल्लाया, कोई आ रहा है भाई, बहुत सारे आ रहे हैं। सौरभ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, अबे बजाना तीसरी बार, क्या सोच रहा है? मैंने कहा, रुक, बाबा ने मना किया था, तीसरी बार तब तक नहीं जब तक कोई देख न ले। और तभी हमारे सामने मंदिर की देहरी पर वो खड़ी थी, निधि, या जो कुछ भी उसके अंदर था। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफेद थी, चेहरा राख जैसा हो चुका था, उसके होंठ फटे हुए थे, और आवाज तो उसकी थी ही नहीं। उसने धीरे धीरे कहा, तीसरी बार मत बजाना नूर, वरना मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगी। मैं कांप गया। उसने मेरा नाम लिया, मतलब उसे याद है मैं कौन हूं। कहीं मेरे मन में एक पल को यह भी आया कि शायद निधि अब भी जिंदा है। लेकिन फिर उसने जमीन पर थूक दिया और थूक में खून था। बजा दे नूर, बजा दे, नहीं तो ये सब मारे जाएंगे। फैजल चीख पड़ा। मैंने घड़ी देखी, रात के 3:00 बाबा ने कहा था, तीसरी बार से पहले अगर किसी ने देख लिया। लेकिन अब देर नहीं थी।